दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चुनावी शोर है, चुनावी जोर है, चुनावी दौर है और चुनावी दौर के शोर में सभी त्रिस्तरीय चुनाव में उठे हुए प्रत्याशी जोर शोर से जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि कौन किस रूप में किस पर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जो कि 2 चरणों में संपन्न होंगे। हम पहले भी इस पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं। पहले चरण में मतदान 24 जुलाई को 8 बजे से और 5 बजे तक होगा और मतगणना 31 जुलाई सुबह 8 बजे से शुरू होगी। और द्वितीय चरण में जो चुनाव हैं वो हैं अल्मोड़ा तालुका, धौला देवी, ताड़ी देव, भैंसिया, छाना, लमगड़ा, चकुटिया, उधम सिंह नगर, खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, चंपावत, लोहाघाट, पाटी, पिथौरागढ़, धारचूला, डीडीहाट, मुनस्यारी, कनाली, छीना, ये कुमाऊं के हैं ज़्यादातर क्षेत्र। नैनीताल, बेताल घाट, ओखलकांडा, रामगढ़ एवं धारी, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, उत्तरकाशी, पुरोला, मोरी, नौगांव, चमोली, देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ, जोशीमठ, नारायणगढ़, टिहरी, जौनपुर, प्रतापनगर, जाखणीधार, थौलधार, बिलंगना, देहरादून, चक्राता, कालसी, विकासनगर, पौड़ी, खिरसू, पाबो, थलीसैंड, नैनीडांडा, बिरोंखाल, रखणी खाल, एकेश्वर, पोखड़ा, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली और अगस्तूनी, यानी केदार घाटी की भी को पहले चरणों में ही है। केदार घाटी में जो भी रुद्रप्रयाग है, चाहे ऊखीमठ है, जखोली और अगस्तूनी, सभी विकास खंडों में, मोनाकोट, बेरीनाग, विण, गंगोली हाट, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, कोटबाग, उत्तरकाशी, डुंडा, भटवाड़ी सैंड, चिन्याली, सोड़, चमोली, पोखरी, दसोली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, टिहरी, कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, चंबा, देहरादून, डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, पौड़ी, यमकेश्वर और जहरी खाल, दुगड्ढा, द्वारी खाल, पौड़ी, कांट और कलजी खाल। तो दोस्तों ये चुनाव हैं, तो चुनाव में फिर से ये 5 साल बाद आते हैं। तो सवाल ये है कि बात की जाती है कि वोट का अधिकार, हमेशा कहा जाता है कि वोट का अधिकार बनेगा जनता का हथियार। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी वैसे, एक तो वोट का अधिकार और दूसरा सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार और वोट का अधिकार जनता का बहुत बड़ा हथियार बन सकता था, लेकिन वो हथियार बना नहीं। उसके क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं। शायद वोट के अधिकार को जनता अपना ब्रह्मास्त्र बना नहीं पाई, या उसको उस हथियार के रूप में नहीं कर पाई, ताकि भ्रष्टाचार को और चाहे वो राजनीति का भारत में जो भ्रष्टाचार की मेन जड़ है, अन्य जगहों में भी जो भ्रष्टाचार हुआ है या उपजता है, पैदा होता है, उसकी मेन जड़ तो राजनीतिक पार्टियां और राजनेता और राजनीति ही है। गंदी राजनीति, भ्रष्टाचार वहीं से उपजता है। क्योंकि भारत में अगर कॉरपोरेट क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, व्यापार व्यवसाय में भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, तो सारा भ्रष्टाचार जो है राजनीतिक छत्र छाया में ही फलता फूलता है। क्योंकि राजनीति से ही भारत में नियम कानून बनाए जाते हैं, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो, पंचायती राज व्यवस्था में हो, या फिर नगर निकायों में हो, विधानसभा या लोकसभा संसदीय व्यवस्था में हो। नियम कानून तो जनप्रतिनिधियों, नेताओं को ही, मंत्री संतरियों को ही बनाने पड़ते हैं। और अधिकांश मौकों पे भारत में भ्रष्ट जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों को ही चुना जाता है। उनका संसद में पहुंचना, विधानसभाओं में पहुंचना और नगर निकायों से लेकर और पंचायती राज व्यवस्था में बेईमान, भ्रष्टाचार, मूर्ख, गधे, नालायक लोगों का पहुंचना इस देश का बंटाधार इसीलिए हुआ है। और शायद जनता भी अपने वोट का अधिकार को एक हथियार के रूप में, सही रूप में उपयोग नहीं कर पाई है। और खासकर उदारीकरण के बाद जहां चीन ने तेजी से तरक्की की, उदारीकरण के बाद पश्चिमी देशों में जब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, पुनर्जागरण शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई 17वीं 18वीं शताब्दी में, तो उसके बाद पश्चिमी देशों ने भी तेजी से तरक्की की।
लेकिन भारत उसका अपवाद है। भारत में उल्टी गंगा बही। 1990 के दशक के बाद भारत में उदारीकरण के साथ भ्रष्टाचार और बढ़ा और आसान भी हो गया भ्रष्टाचार। और आज तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के युग में भ्रष्टाचार और भी आसान हो चुका है। पहले तो लोग कैश लेके जाते थे ना और हाथ से लेन देन होता था, तो कहीं ना कहीं उनके सबूत कुछ न, अब तो गूगल पे से कब किसके अकाउंट में कितना चला जाए भ्रष्ट तरीकों से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भ्रष्टाचार वो फोड़ा है जो उदारीकरण के टाइम पे या उससे पहले एक फोड़े की शक्ल में, घाव की शक्ल में था, बाद में वो फोड़ा बना। उदारीकरण के बाद वो नासूर बना और आज 2025 में वो उनके रूप में दुनिया का सबसे अमीर देश है। लेकिन फिर भी भारत की जो स्थिति है, बदहाली है, वो दुनिया में सबसे खराब देशों के बराबर है। कहने के लिए तो भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से तो इसे पहली अर्थव्यवस्था होना चाहिए था ना। और जो बोलते हैं कि चीन को जल्दी पीछे करेगा, तो करेगा कैसे भाई? चीन की जो जीडीपी है वो भारत से तकरीबन 3 गुना 7 गुना ज़्यादा, 6 गुना, कम से कम 6 गुना तो है ही। भारत तो अभी 3.9 बिलियन ट्रिलियन पे ही पहुंचा है। चीन की तो 18 ट्रिलियन जीडीपी है। चीन की प्रति व्यक्ति का कम से कम 8-10 लाख रुपये है। भारत में तो महज अभी 1-2 लाख के आसपास ही ठहरती है। तो इस बार त्रिस्तरीय, क्योंकि गांव की आत्मा भारत के लालों ने भी देखा था, जिन्होंने शहादतें दी और जिन्होंने अपना परिवार, घर परिवार खोए, दर बदर हो गए, लाठियां डंडे झेले, गोलियां झेली अपने सीने पे। उन्होंने भी शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी स्थितियां आज आ चुकी हैं। सब जगह भ्रष्टाचारी भैया, यानी दिन दुगुनी रात चौगुनी नहीं, बल्कि ये दिन 100 गुनी और रात 1000 गुनी तरक्की करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट निकलती है प्रत्येक साल, उसमें भ्रष्टाचारियों का क्या बोलबाला है और उनकी कॉर्पोरेट नीति और राजनीति आज इतनी गंदी चीजें बन चुकी हैं। कम से कम आजादी के वक्त 60-70 के दशक में लोग ईमानदार लोगों को आगे लाते थे। आज तो सारा बेईमान, चमचे, दल्ले, भड़वे और उनके जो भी मित्र हैं और उनकी जो चांडाल चौकड़ी है चंड-मुंड प्रचंडों की, वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी एक बार, 2-2 बार, पता नहीं क्या लगा रखा उन्होंने, 4-4 बार उठते हैं। वो नगर निकायों में भी, नगर पालिकाओं में भी, नगर पंचायतों में भी, महानगर पालिकाओं में बार उठते हैं। और अगर अपने आप नहीं उठ पाए तो फिर अपने लड़के की बहू उठाएंगे, लड़का उठाएंगे, नाती पोते उठाएंगे। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये तो परिवार तंत्र है, भीड़ तंत्र है, लूट तंत्र, वोट तंत्र और नोट तंत्र है। ऐसी राजनीति में भी है, विधानसभा लोकसभा में भी वही है। पहले मैं बनूं, उसके बाद लगातार मैं उठता रहूं, उसके बाद अपनी बहू को बनाऊं, उसके बाद बेटे की बहू को बनाऊं, बेटों को बनाऊं, नाती पोते सोते सबको बनाऊं। ये राजनीति को इन्होंने अपनी घर की बपौती, अपनी घर की चक्की और कठपुतली बना दिया है, जब जिसको जैसे चाहे वैसे नचाया जाए। तो ये लोकतंत्र का तमाशा है, लोकतंत्र पर तमाचा है, लोकतंत्र का जनाजा है। तो दोस्तों फिर मौका है, आपके पास मौका है। या तो आप जनार्दन का मतलब भगवान होता, जनता ही भगवान होती है, लेकिन भगवान बने हुए हैं राजनेता। जनता उनकी चमचागिरी कर रही है। कुछ लोग उनके दारू पे पलते हैं, कुछ लोग उनके राशन पे पलते हैं, उनके मटन चिकन तंदूरी पे पलते हैं। लेकिन ये संकल्पनाएं कहीं खो गई। गांव में ऐसे नालायक लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसे क्या कहें, मूर्ख लोग, नालायक और भ्रष्टाचारी, जिनको पंचायती राज एक्ट का कुछ पता नहीं है। उनसे पूछा जाए उसमें क्या धाराएं हैं, कौन से विषय हैं, कुछ पता नहीं भाई साहब। ये अंधेरगर्दी मचा रखी। इस भारत का भविष्य होगा तो होगा क्या? चाहे वो क्षेत्र पंचायत हैं, चाहे जिला पंचायत हैं, ऐसे नालायक, मूर्ख और साथ में भ्रष्टाचारी और अहंकारी नेता, उन्हें छोट भैया नेता कहेंगे, क्योंकि वो बड़े नेताओं के चमचे दलाल होते हैं। वही ग्रामीण उसमें ज़्यादा काबिज होते हैं। और वो गाँव से वो सफ़र शुरू हो जाता है। फिर वो नगर निकायों में भी ऐसे भ्रष्टाचारी चमचे दलों का बोलबाला है, उनकी ही चांडाल चौकड़ी चलती है। और फिर राज्यसभा, लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में ऐसे ही भ्रष्टाचारी नेताओं, मंत्री संतरियों और उनके नौकर, उनके साथ मिले हुए भ्रष्ट नौकरशाहों और
उनके कॉरपोरेट मित्रों, अपराधियों, माफियाओं की ही जुगलबंदी में ये लोकतंत्र नहीं बल्कि ये लोकतंत्र का तमाशा आगे बढ़ाया जा रहा है। और लोकतंत्र का, वास्तविक लोकतंत्र का जनाजा निकाल के नकली लोकतंत्र, छद्म लोकतंत्र और भ्रष्ट लोकतंत्र लोगों पे थोपा जा रहा है। तो जनता के सामने फिर मौका है। उत्तराखंड में चुनाव होंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय चुनाव होंगे, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव। तो जनता के पास ये मौका है। ये जनता या तो इस मौके को फिर से एक जनता वोट का अधिकार को एक मजबूत ब्रह्मास्त्र, मजबूत हथियार बनाएगी और भ्रष्टाचारियों का सफाया करेगी, भ्रष्टाचारियों का काला मुंह करेगी, या फिर वो चूक जाएगी 5 सालों के लिए। और ऐसे 5 साल होते करते साल दर साल, दशकों में बदल गए, दशक दर दशक, शताब्दियों में बदल गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बल्कि भ्रष्टाचार का वो काला साम्राज्य, वो काली करतूतें, भ्रष्टाचार का वो काली करतूतें और काले कारनामे ये बार बार दोहराए जाते रहे। और उसके कारण ही सत्ता सियासत की दलाली और गुलामी करते करते इन लोगों ने देश के संसाधनों की, चाहे वो किसी प्रकार के संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, शक्तियां हो, पूंजियां हो, उनकी भी नीलामी कर दी है। तो सवाल ये उठता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में कैसे चुनाव का क्या होगा, मूल रूप से क्या कैसा परिवर्तन किया जाए। जो गांव, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, 2/3 आबादी गांवों में बसती है। गांव का सशक्तिकरण कैसे हो, ग्राम स्वराज और ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का कैसे सशक्तिकरण हो, ये बड़ा सवाल रह जाता है। और ये सवाल ही रह जाता है क्योंकि और सत्ता सियासत की मलाई खाते खाते लोगों ने इस देश को एक ऐसे अंधेरी सुरंग में धकेल दिया है कि अब इसका भविष्य कहाँ होगा। ये राजनीतिक विकल्पहीनता, राजनीतिक शून्यता, राजनीतिक या देश के भविष्य की शून्यता के और विकल्पहीनता के ऐसे चौराहे पे जनता, और इस सवाल का जवाब कौन पूछेगा, कौन सवाल का जवाब देगा, कौन जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करेगा, और जनता में कौन जागरूकता लाएगा कि उसे किस प्रकार के वोट के अधिकार को एक ब्रह्मास्त्र और एक बड़ा हथियार बना के भ्रष्टाचारियों पे और इस भ्रष्ट राजनीति और जो ये उनके जो चमचे दल्ले और बड़वे जो इन्होंने राजनीति की तबाही और देश की तबाही और लोकतंत्र का तमाशा बना रखा है, कैसे इनको सबक सिखाया जाए। एक बड़ा मौका हो सकता है, एक अवसर बड़े लक्ष्य में तब्दील हो सकता है और नया इतिहास बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, रचनात्मक और महान, जिससे ग्राम स्वराज की स्थापना और स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्तिकरण, उसके विकेंद्रीकरण के लिए एक अभिनव और नई पहल हो सकती है। या फिर ये मौका हमेशा के बैठा रहूं, इस पद पे बैठा रहूं। और क्यों जनता ऐसे कैंडिडेट को कई बार मौका देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ पंचायत चुनावों में ही ऐसे, ये जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं वहां भी ऐसे हैं। वो कुंडली मार के बैठे हुए, नाम का तो लोकतंत्र है ये, लेकिन अंदरूनी अगर गहराई से देखा जाए तो परिवार तंत्र है, ये वोट तंत्र है, नोट तंत्र है, लूट तंत्र है, भीड़ तंत्र है और भेड़ तंत्र है। एडीआर की रिपोर्ट देखें आप, राजनीति में 2/3 तो ऐसे लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या कौन इसको आगे बढ़ाता है, क्यों जनता उनको 5 साल 6 नगर निकायों में विधायक हैं, वो चाहे सांसद हैं, उनसे पूछे ना कि आपका 5 साल का रिपोर्ट, अगर आपका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है तो आप क्यों दोबारा उठ रहे हो भाई, और क्यों हम आपको जिताएं। एक बार पद पे बन गए, फिर कोई अगर अपने आप नहीं उठ रहा है तो अपने लड़के को उठा रहा है, अपने भाई को उठा रहा है, अपने की सरासर। और मैं सच कह रहा हूं, अगर भारत में 70% सांसदों को यह पता नहीं होगा कि संविधान है क्या, संविधान की किस धारा के अंतर्गत चुनाव लड़े जाते हैं, जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराएं क्या हैं, आईपीसी सीआरपीसी क्या है, अदालत की चमक है, तो जब लोभ लालच, लोभ प्रलोभन, अति भौतिकवादिता, अति उपभोक्तावादिता, अति पूंजीवादिता, अति स्वार्थवादिता का चश्मा जब आंखों पे चढ़ता है, पर्दा चेहरे पे चढ़ता है, तो फिर आदमी का विवेक खत्म होता है, उसे भला बुरा कुछ नजर नहीं आता है। और भला बुरा जब उसका विवेक जागता है तब तक वो मौत की, ये आदमी को जल्दी समझ में नहीं आता है। जब वो मौत की दहलीज पे पहुंच जाता है ना, उस समय उसकी अनकॉन्शियस माइंड से सारे राज खुल जाते।
मरने के बाद जब आदमी उसमें जाता है ना सुषुप्त और स्वप्न शरीर में और उसके बाद कारण शरीर में, तब उसे याद आता है। तो उसमें क्योंकि टाइमलेस हो जाता है, सारी जीवन की घटनाएं एक झटके में सामने आ जाती है। ये प्रकृति की व्यवस्था बना रखी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है जीवन भर की। तो जनता को क्या करना है इस बार? जनता को एक तो हाथ पकड़ के ही सही अपने क्षेत्र से अच्छे कैंडिडेट को उठाएं चुनाव में, दूसरा उनको जिताएं, आगे बढ़ाएं, तीसरा जो 2-2 3-3 बार उठ रहे हैं, ये एक बार जीत चुके हैं पहले, फिर दोबारा रह चुके हैं और दोबारा उठ रहे हैं, उनसे पूछा जाए आपने 5 साल आप खुद ही उठाएं या अपने परिवार वालों को ही दोबारा उठाएं। आप देखिए इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आधी सीटें तो ऐसी हैं उत्तराखंड में जिन पे कई लोग 2-2 3-3 4-4 बार या तो अपने आप उठ रहे हैं या अपने परिवार वालों को उठा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड उनमें से मेरे ख्याल से गिने चुने लोग होंगे जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक होगा, मतलब 5 साल का जो उन्होंने पिछले कार्यकाल में किया है। कहीं तो ऐसे हैं कि वो 10 साल 2-3 बार कार्य 2-3 बार उनके, कहीं तो ऐसे हैं कि पिछले 20 साल 30 सालों से उन्हीं के परिवार के पास है वो सारा। किसमें क्या है कुछ पता नहीं है। यहाँ तक कि राजनीति से जुड़ी जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से जुड़ी संवैधानिक धाराएं हैं उनके बारे में उनको कुछ पता नहीं। रात दिन उनका दिमाग उसी में चलता है कि कैसे अपनी संपत्तियां बढ़ाई जाए। उन्हें लूटा, रही सही कसर हमारे बीच से निकले हुए चंद नालायक गद्दार, चंद सिक्कों और नोटों के खातिर बिकने वाले लोगों ने बना दिया, लूट दिया है। और ये इस तरह से लूटेंगे इस देश को कि 2050 और संवैधानिक मूल्य रह पाएंगे, न वास्तविक उत्तराखंड रहेगा, न वास्तविक उत्तराखंडी रह पाएंगे, न वास्तविक पहाड़ी रहेगा, न वास्तविक पहाड़ रह पाएंगे। रहेंगे तो सिर्फ भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, माफियाओं की चांडाल चौकड़ी का ही राज रहेगा।